तो आज हमारा पार्ट 5 होने वाला है चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो आज का टॉपिक हमारा है इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस। इसके अंदर दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब देखो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर जो 7 है वो ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एक तरह से समझ लो कि ये जो टॉपिक से हमारा वो चैप्टर का बेस बनना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये टॉपिक हमें अगले चैप्टर में काम आने वाला है। तो यहाँ से अब जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो अब अगले चैप्टर के लिए समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सेल्फ इंडक्टेंस, पहले तो इंडक्टेंस का मतलब समझते हैं। इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी करंट कैरिंग कॉइल के अंदर या कोई कॉइल है या सोलेनॉइड है उसके अंदर जब हम करंट देते हैं, करंट देने के कारण उसमें एक फ्लक्स का चेंज आता है। उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए वो कॉइल खुद में एक ईएमएफ जनरेट करता है जिसको बोलते हैं इंडक्टेंस। इस फिनोमिना का नाम है इंडक्टेंस। अभी उतना क्लियर नहीं होगा, अभी जैसे ही मैं आपको ये समझाऊंगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आप देखो एक बार सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या है। हम डायरेक्ट आते हैं सेल्फ इंडक्टेंस पे। सेल्फ इंडक्टेंस, अब ये सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अपने पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, जैसे मान लीजिए अपने पास एक सोलेनॉइड है, इस तरह से एक सोलेनॉइड है, और इस सोलेनॉइड को मैं क्या कर रहा हूँ, एक वोल्टेज सोर्स से, है ना, V वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक की के लगा हुआ है, एक की है। अब इस सोलेनॉइड का जो भी है नंबर ऑफ टर्न n, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है स्मॉल n, लेंथ l, है ना, जो भी है। ठीक है, अब चलिए अभी बताओ इससे फ्लक्स कितना है, अभी जीरो। फ्लक्स जीरो क्यों है, क्योंकि कोई करंट नहीं जा रहा, की ओपन है, सर्किट ओपन है, इसके अंदर फ्लक्स की वैल्यू है जीरो, नो करंट नो फ्लक्स। अब जैसे ही हम स्विच क्लोज करते हैं तो एक सेकेंड के लिए समझिए कि अगर मान लो इस कॉइल का रेसिस्टेंस, ये जो भी सोलेनॉइड है इसका रेसिस्टेंस है समथिंग 5 ओम, और इस वोल्टेज को मान लो समथिंग 20 वोल्ट, तो ओम्स लॉ से मैं इस सर्किट के अंदर अगर करंट निकालने जाऊं तो V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से आप करंट की वैल्यू क्या बोलोगे, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, यानी 20/5 दैट इज 4 एम्पियर करंट। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने सर्किट के अंदर कितना करंट आने वाला है, 4 एम्पियर। अब जरा बताओ इस सर्किट के अंदर 0 एम्पियर करंट था, और जैसे ही हमने की को क्लोज किया करंट कितना हो गया, करंट हो गया 4 एम्पियर। अब एक जो चीज समझने वाली है, क्या ये एकदम से 4 एम्पियर हुआ, नहीं, 0 से 0.1 हुआ होगा, 0.2, फिर 1 2 3, मतलब इस तरह से करके, मतलब 0 से 4 एम्पियर तक पहुंचने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। ठीक है, वो टाइम बहुत छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, करंट है तो बहुत छोटा होगा, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, 0.001 सेकेंड, इतना छोटा टाइम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा। भले वो उतना छोटा टाइम हमारा ब्रेन कैच नहीं कर पाए, हम नोटिस नहीं कर पाए, बट एकदम से 0 से 4 नहीं हुआ होगा, थोड़ा टाइम लगा होगा। तो मैं एक ग्राफ बनाता हूं, आप एक बार उस ग्राफ को देखो। सपोज दिस इज अ ग्राफ ऑफ करंट, ये एक्सिस करंट को डिनोट कर रहा है, ये एक्सिस टाइम को डिनोट कर रहा है, और ये मैक्सिमम करंट है, मतलब यहाँ पे 4 एम्पियर करंट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे 0 से पहले 0 था, 0 एम्पियर करंट से 4 एम्पियर तो कुछ ऐसे होता है, अब जाके ये मैक्सिमम हो जाता है, मतलब 0 से 4 तक पहुँचने, ये रीजन समझिए। इसको मैं कुछ टाइम बोल देता हूँ, कुछ इसका जो मेजरमेंट है वो मिली सेकेंड में, कुछ मिली सेकेंड मान लो, बहुत छोटा टाइम। मतलब सारा खेल जो है ना अपना, इस चीज में हमको समझना है, इस रीजन के अंदर, कि 0 से 4 जाने में इसको कुछ मिली सेकेंड लगा, उसके बाद करंट हो गया कांस्टेंट। तो अब सुनो, जब इस छोटे से टाइम इंटरवल में करंट का वैल्यू 0 से 4 एम्पियर हो रहा था, यानी करंट का वैल्यू कंटिन्यूअस चेंज हो रहा था, तो बदलता हुआ, सबसे पहले तो करंट के कारण क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, और करंट का वैल्यू कंटिन्यू चेंज हो रहा है, तो बदलता हुआ करंट क्या बनाएगा, चेंजिंग, मतलब चेंज होता हुआ करंट क्या बनाएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ये एरो का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अच्छा, अब हम लोग क्या जानते हैं फ्रॉम लेंज का, जो फराडे का एक्सपेरिमेंट था या फराडे के लॉ के अकॉर्डिंग, बदलता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बनाता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो ये इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगा। फिर से समझिए ध्यान से, मैंने क्या किया, की को क्लोज किया, पहले सर्किट के अंदर 0 एम्पियर करंट था, की को क्लोज करते ही इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो 4 एम्पियर करंट आएगा।
तो इस सर्किट में 0 से 4 एम्पियर होने में 0.1234 होके गया होगा। तो ऐसा करने में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में इसको कुछ मिली सेकेंड लगा। तो उस टाइम इंटरवल में, उस मिली सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल में कंटिन्यू करंट का वैल्यू चेंज हो रहा था। तो बदलता हुआ करंट, चेंज होता हुआ करंट क्या बनाता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। और फ्राडे लॉ के अकॉर्डिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या क्रिएट करता है? ईएमएफ। इस ईएमएफ को बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ। ठीक है, दोनों इसी का नाम है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और बैक ईएमएफ। तो आप समझते चलो, बाकी डेफिनेशन वगैरह तो नोट्स में आपको मिल जाएगा, नीचे पीडीएफ लिंक से डाउनलोड कर लेना, आप डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। अब बात आते हैं कि ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या बैक ईएमएफ है, ये करेगा क्या इस सर्किट के अंदर, क्या करेगा? ठीक है, हमने करंट दिया, इसने एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हमने क्या सीखा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होगा कि वो अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करेगा। तो ये इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो ऐसा होगा, इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट ले रहा हूं, इट अपोजेज इट्स कॉज, अपोजेज इट्स कॉज। ठीक है, मतलब अगर हिंदी में बोलूं तो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, मतलब सिंपल, टेक इट लाइट, है ना। तो इट अपोजेज इट्स कॉज, इसका मतलब क्या है? सुनो, ये जो ईएमएफ बना है, ये इंड्यूस ईएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या करेगा? अपने अंदर होने वाले फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। मतलब इस करंट के कारण, जो अगर सर्किट में ये करंट नहीं होता तो ये यहां तक कहानी पहुंचता क्या? करंट ही नहीं होता, ना मैग्नेटिक फील्ड, ना फ्लक्स, ना ईएमएफ। बट इस करंट के कारण ये ईएमएफ आया, और ये जो ईएमएफ बना ना, ये ईएमएफ कुछ ऐसा बनेगा कि ये अपने इसी करंट को अपोज करेगा। इसलिए मैंने लिखा इट अपोजेज इट्स कॉज, जिसकी वजह से ये ईएमएफ है, ये उसी को अपोज करेगा। ठीक है, तो ये इंड्यूस ईएमएफ या ईएमएफ क्या करता है, ये आपको क्लियर है? तो ये इस पूरे फेनोमिना का, जितना मैंने आपको समझाया, इस पूरे फेनोमिना का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस, खुद में ही करंट आना, खुद के करंट के कारण ईएमएफ ऐसा जनरेट करना जो अपोज करे। सेम वही चीज होगा जब आप स्विच क्लोज करोगे। तो जब स्विच क्लोज करोगे तो कहानी उल्टा चलेगा, ये 4 से यहां आएगा, फिर वापस 0 पे आएगा। यानी 4 से वापस 0 आने में, उस छोटे से टाइम इंटरवल में जब 4 से वो 0 आ रहा होता है तो क्या होगा? फिर से करंट डिक्रीज हो रहा है ना। ऐसे मैं बोल सकता हूं, जब स्विच ऑन है, स्विच ऑन है तो क्या करता है? अपोजेज ग्रोइंग करंट। ठीक है, ग्रोइंग करंट। ठीक है, जब स्विच ऑन है तो बढ़ते हुए करंट को, जब स्विच ऑफ करोगे तो घटते हुए करंट को अपोज करता है। जब स्विच ऑफ कर दूं मैं तो क्या लिखूंगा? अपोजेज डिकेइंग करंट। डिकेइंग मतलब खत्म होता हुआ, नष्ट होता हुआ, डिकेइंग करंट, होता हुआ करंट को अपोज करेगा। तो दिस होल फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना होता है ले लो, अदरवाइज नोट्स तो है ही। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग इसमें कुछ मैथमेटिकल, ये ईएमएफ कितना आएगा, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट वगैरह, वो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो इसको मैं मिटाता हूं। अब हम लोग आते हैं सीधे काम की बात पे, ईएमएफ की डेरिवेशन करते हैं, उसका सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन करेंगे। अब चलिए, अब यहाँ पे चूंकि ये सोलेनॉइड है और हम लोग क्या जानते हैं, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो B इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट N इंटू आई। इसमें अगर करंट आई गया है ना, इस करंट को मैं मान लेता हूं स्मॉल आई करंट है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड B है, तो इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट N आई। अच्छा, एक चीज और, इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए आप एक बार सोलेनॉइड अच्छे से आना चाहिए आपको, क्योंकि ये टॉपिक और इसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों आपका क्या है? सोलेनॉइड पे बेस्ड टॉपिक है। तो आपको सोलेनॉइड अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप एक बार रिवाइज करना, ताकि ये बेहतर है। तो सोलेनॉइड वाला टॉपिक, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड और नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह कैसे होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये सब वीडियो में डाला हुआ है। आपका चैप्टर 5 और चैप्टर जो 4 है ना, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में सोलेनॉइड मैंने पढ़ाया, वहाँ से आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो B इज इक्वल टू, प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। B इज इक्वल टू म्यू नॉट N आई होता है। अब मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए। अब जरा आ जाओ B इंटू ए, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? म्यू नॉट N आई ए लिख सकता हूं फ्लक्स की जगह। फ्लक्स की जगह म्यू नॉट N आई ए, है ना। अब जरा बताओ, यहाँ पे अपना एरिया फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फिक्स है, म्यू नॉट फिक्स है, मतलब ये म्यू नॉट N और A कांस्टेंट है। यानी फ्लक्स यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? फ्लक्स है ना, यहां फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट?
करंट, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ फ्लक्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो फ्लक्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी जब हटेगा तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू आई। तो प्रोपोर्शनैलिटी की जगह मैंने क्या लिखा, L इंटू आई, जहाँ L क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, L को अपन क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो L का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, phi बाई आई, ठीक है। L इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अभी मैं L को और इलोबरेट करूंगा, अभी थोड़ा सा आप देखो। अगर मैं बात करूं फॉर n नंबर ऑफ टर्न, फॉर n टर्न्स, तो L का वैल्यू हो जाएगा n phi बाई आई। तो ये तो रहा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये इंडक्टेंस क्या करता है, तो बेसिकली ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। अभी लेक्चर के साथ आपको और समझ में आएगा, पहले मैं पूरा इसका मैथमेटिकल चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपको बताऊं कि बाकी इसको मैं फिर कैपेसिटर से और रेसिस्टर से। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से और अगर अपन L की वैल्यू निकालने जाए तो L इक्वल टू N, और फाई की वैल्यू क्या है अपने पास, मतलब यहाँ N phi बाई आई है, फाई की वैल्यू हमने निकाल ही रखा है ना, म्यू नॉट N आई ए अपॉन आई। तो यहाँ देखिए I से I कट जाएगा। अच्छा एक चीज और हम क्या जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न इन अ सोलेनोइड इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ। तो यहाँ से स्मॉल n की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, n बाई एल। तो मैं इस फॉर्मूले में स्मॉल n की जगह क्या लिख दूं, n बाई एल। तो L इज इक्वल टू देखो n म्यू नॉट, स्मॉल n की जगह मैं लिख दूं n बाई एल ए। तो L का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, n स्क्वायर म्यू नॉट ए बाई एल, जहां स्मॉल एल इज व्हाट, स्मॉल एल आपका लेंथ ऑफ द सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड का आपका लेंथ हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोग पीछे का भी वीडियो लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे, तभी आपको बेहतर समझ आएगा, क्योंकि ये चैप्टर ये सब जो है ना वो टोटली पीछे से रिलेटेड है। तो पीछे के चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सब मैंने सोलेनोइड में पीछे के चैप्टर्स में डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार प्लीज़ वो वीडियो देखिए जाके, आपका लिंक में भी सारा चैप्टर का है, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो चैप्टर वाइज मैंने कर रखा है, लाइव सेशन है सारे के सारे उसमें, ठीक है। तो म्यू नॉट n स्क्वायर, ये आपके पास हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जब आएंगे तो एक और चीज़ इसमें छोटी सी बात है, छोटी सी बात ये है कि अगर यहाँ पे बात करें तो देखो, अगर इस सोलेनोइड के अंदर अगर हम कोई ऐसा मटेरियल इंसर्ट कर दे जिसका खुद का परमेबिलिटी म्यू आर है, तो अगर कोई, यहाँ पे एक लाइन लिख दूंगा, सोलेनोइड के अंदर है ना, सोलेनोइड के अंदर मैं अगर कोई मटेरियल रख दूं, है ना, मटेरियल विथ परमेबिलिटी म्यू आर, तो अपने पास ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा L इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर ए। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ध्यान रखिए बाबू, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। तो कभी कभी फॉर्मूले में आपको पाई आर स्क्वायर से भी रिलेट कर दे, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और चीज, इंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ध्यान रखिएगा, वो सेल्फ इंडक्टेंस हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सिंपली इंडक्टेंस हो, उसका एसआई यूनिट हेनरी होता है। तो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, एसआई यूनिट होता है हेनरी, ठीक है, जिसको कैपिटल H से डिनोट करते हैं। एक और ऐसा यूनिट होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, बट ज़्यादा हेनरी यूज करते हैं। हेनरी इसलिए कि हेनरी साइंटिस्ट थे, इन्होंने फ्राडे के ही टाइम पे, बट इन अलग कंट्री पे, है ना, जिस टाइम पे फ्राडे ने अपना एक्सपेरिमेंट करा था EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, उसी समय इन्होंने भी उस पर बहुत सारी डिस्कवरी रिसर्च वगैरह करा था, तो इसलिए इनके भी सम्मान में ये ऐसा यूनिट। छोटी सी एक स्टोरी थी इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो आप एक बार देखो, अब चीज़ में जरूरत लगे कुछ भी तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी L जो है, यहाँ L यानी सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो ध्यान से देखिए, म्यू नॉट म्यू आर इज व्हाट, परमेबिलिटी, n इज नंबर ऑफ टर्न, ए इज एरिया लेंथ। मतलब ये जो सोलेनोइड, इसमें कितना नंबर ऑफ टर्न है, इसका लेंथ कितना है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इसकी परमेबिलिटी कितनी है। मतलब टोटली अगर कभी आपसे सवाल आ जाए कि ये L जो है, इंडक्टेंस जो है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो आप यहाँ जैसे है ना, यहाँ से जैसे यहाँ पे क्या बोले, यहाँ देख के ऐसा लगता है कि L phi पे डिपेंड करा, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन phi और करंट, इट टोटली डिपेंड अपॉन व्हाट, ज्योमेट्रिकल शेप। अब
यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न भी है, एरिया भी है, लेंथ है, तो कोई एक ना बोल के सीधा ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है, एल डिपेंड ऑन ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज और एंड परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम और मटेरियल, ठीक है। तो ये ध्यान रखेगा, इंडक्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि इंडक्टेंस फाई पे और आई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे याद करो अपने हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेसिस्टेंस, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू व्हाट, आई आर, तो यहां से रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई आई हो जाता है रेसिस्टेंस की वैल्यू। बट वी डिड नॉट नेवर से रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, इसलिए वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, तो रेसिस्टेंस वोल्टेज करंट पे डिपेंड नहीं कर, भले ही यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग दिख रहा है, बट रेसिस्टेंस एक्चुअली डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। फिर उसी तरह से कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या करता है, अपना चार्ज स्टोर करता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस अगेन ना तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है ना पोटेंशियल पे, ये अपने शेप एंड साइज पे, तो ये भी याद रखिएगा। अब एक नया डिवाइस हम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोगों को अगर जरूरत लगे तो मैं छोटी सी चीज और इसमें रिलेट करके आपको बता रहा हूँ, यहीं पे तीनों को आपस में। जिस तरह से अपने पास रेसिस्टर होता है, रेसिस्टर का काम क्या है, अब इसको बोलते क्या है, रेसिस्टर, जिसका कुछ रेसिस्टेंस होता है, जिसको हम 1 ओम 5 ओम 6 ओम बोलते हैं। उसी तरह से अपने पास कैपेसिटर होता था, जिसका कुछ कैपेसिटर होता था, कैपेसिटर इज अ नेम ऑफ डिवाइस, जिसका कुछ कैपेसिटेंस होता था 5 पिको फराडे, है ना, इस तरह से फराडे यूनिट हमने करा। उसी तरह से अपने पास इंडक्टर होता है, जिसे बोलते हैं एक वायर को इस तरह से अगर राउंड घुमा दे तो वो इंडक्टर बनता है सोलेनॉइड के शेप में, तो ये इंडक्टर है ना। तो ये डिवाइस का नाम इंडक्टर है और इसके पास जो मेजरमेंट जो वैल्यू ये देता है उसको बोलते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जो अपना एल है, एल इज व्हाट, इंडक्टेंस। तो जिस तरह से रेसिस्टर का रेसिस्टेंस होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, मतलब रेसिस्टर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस, एग्जैक्टली वैसे ही इंडक्टर इज अ डिवाइस जिसका इंडक्टेंस होता है 1 हेनरी 2 हेनरी 3 हेनरी। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। और फिर तीनों में मैं बता दूं, रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों अपने ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि रेसिस्टेंस ना तो V पे डिपेंड कर ना आई पे, ये तो रो एल बाई ए पे डिपेंड कर रहा है, मतलब लेंथ और एरिया पे। एग्जैक्टली वैसे ही ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर इस तरह के सवाल आ जाए कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने आपको तीनों रिकॉल कर दिया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ईएमएफ निकालते हैं, जो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हुआ है या बैक ईएमएफ, उसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए अब उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, अभी जस्ट अभी आपको जहाँ बताया वहाँ मैंने आपको क्या दिखा था कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। इस प्रोपोर्शनैलिटी के जगह हम लोग क्या लिखते हैं, एल आई। अगर नंबर ऑफ टर्न एन हो तो एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आई, जहाँ एल इक्वल टू एन फाई बाई आई, ऐसा हमने करा है। इंडक्टर है ना, अभी अभी हम लोगों ने ये कर चुका, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट और एन नंबर ऑफ टर्न है तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों को, इसको देखो, एल आई इज इक्वल टू व्हाट, एन फाई, ठीक है, या वापस इसी को लिखते हैं। तो यहाँ देखो मैं एल डी आई बाई डी टी लिख दूँ और एन डी फाई बाई डी टी लिखूँ, तो अब थोड़ा सा आ जाओ फराडे लॉ पे। अगर फराडे लॉ की बात करूँ तो फराडे लॉ क्या कहता है, ई एम एफ इक्वल टू व्हाट, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, ठीक है। फराडे लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, अगर फॉर एन नंबर ऑफ टर्न तो ईएमएफ की वैल्यू एन डी फाई बाई डी टी। यहाँ भी आपको एन डी फाई बाई डी टी दिख रहा है क्या, बट विदाउट माइनस साइन। तो क्या मैं इस पूरे के जगह माइनस ई लिख दूं, क्योंकि एन डी फाई बाई डी टी क्या, माइनस एन डी फाई बाई डी टी क्या है, ई। तो यहाँ एन डी फाई बाई डी टी है, माइनस साइन है, तो यहाँ मैं माइनस ई लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो इस सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ई एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, हम लोग माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये क्या है, ये वो ईएमएफ है जो उस सोलेनॉइड ने अपने अंदर इंड्यूस किया उस बढ़ते हुए करंट को या घटते हुए करंट को अपोज करने के लिए। दिस इज द इंड्यूस्ड फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। ये रहा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आपका, क्लियर है। चलिए अब एक और चीज इसमें कर लेते हैं। अब ये ईएमएफ क्या, अब फिर से मैं एक चीज और बता दूं कि जिस तरह से ये जो रेसिस्टर है करंट को अपोज करता है,
कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, उसी तरह अपना जो इंडक्टर है, अब इंडक्टर के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में। तो इंडक्टर क्या ये स्टोर करता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है, तो ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। तो अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि वो कितना मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया। जैसे क्यों पोटेंशियल एनर्जी आएगा, देखो ये अपने पास कॉइल था, ठीक है, ये कॉइल था, इस कॉइल के अंदर हमने आई करंट दिया, तो बदले में इसने एक बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट किया। तो वो ईएमएफ जो जनरेट किया वो क्या, अपोज करने के लिए तो इसने कुछ ना कुछ तो वर्क किया ना, क्योंकि ये अपने अंदर बढ़ते हुए करंट को अपोज कर रहा है, यानी ये अपोज कर रहा है, तो इसने कुछ ना कुछ तो वर्क किया वर्क। तो अब हम लोग वही वर्क की निकाल रहे हैं कि वही वर्क अल्टीमेटली इसके अंदर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने करंट दिया, बदले में फ्लक्स आया, फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ, वो ईएमएफ इस बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा। तो बढ़ते हुए करंट को जब अपोज करेगा तो इसके लिए इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो वही वर्क जो है वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसे हम अलग अलग डिवाइस में पर्पस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो अब हम लोग वही मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, हम लोगों ने चैप्टर 3 के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, पावर इक्वल टू V इंटू आई हमने पढ़ा है। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पावर का जगह कौन ले लेगा, E इंटू आई, चूंकि वोल्टेज का जगह, सॉरी पावर का जगह नहीं, वोल्टेज की जगह कौन लेगा, EMF। तो देखिए पावर इज इक्वल टू EMF की वैल्यू कितना है, अब माइनस साइन को यहाँ मैं इग्नोर कर रहा हूं, है ना, क्योंकि माइनस साइन ये डायरेक्शन अपोजिशन का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, और यहाँ अपोजिशन का ही निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, जो अपोज कर रहा है। तो यहाँ सिंपली आप ये समझो कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि माइनस साइन हमें बस ये दिखा रहा है कि अपोजिशन कर रहा है, ठीक है। तो हमने वही अपोज जो कर रहा है उसका पावर कितना है निकाल रहे हैं। तो हम लोग माइनस साइन को इग्नोर करके एल, है ना, एक तो इसका खुद का आई और ई का वैल्यू क्या है, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। तो देखिए इस यहाँ जो मैंने लिखा है एल डी आई बाई डी टी इज व्हाट, ई, और ये आई इस फॉर्मूले का आई है। तो अब हम लोग ये क्या जानते हैं, पावर इज व्हाट, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हम लोग इसको मैं इधर मैं मिटा रहा हूँ, इधर रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ध्यान से देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू बाई डी टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर की जगह मैं क्या लिख दूं, डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख दूं। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एल आई डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ से डी टी कैंसिल हो जाएगा, और डी टी जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई। अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो वर्क बन जाएगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ कर दे, जीरो से लेके आई तक इंटीग्रेट कर दो, है ना, जीरो से लेके आई तक, क्योंकि इसमें शुरुआत में क्या था, जो सोलेनॉइड था, लेक्चर का स्टार्टिंग याद करो, शुरुआत में जीरो करंट था, वहां से मैंने कुछ करंट दिया, मैक्सिमम वैल्यू मान लो आई है, तो जीरो से आई तक इंटीग्रेट कर दो, तो डी डब्ल्यू क्या बन जाएगा, वर्क बन जाएगा। वर्क जब बन जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एल कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई, सॉरी इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाई टू, जीरो से आई। तो क्या आप कर दो, लोअर लिमिट तो जीरो है, तो वर्क इज इक्वल टू एल आई स्क्वायर बाई टू, एल आई स्क्वायर बाई टू। यही वर्क किस चीज में स्टोर हो जाएगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में, हाफ एल आई स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही है। दिस वर्क विल स्टोर इन एज अ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बताया ही कि कौन सा वर्क है, अपोजिशन करने के लिए जो उसने वर्क किया। थोड़ा सा देखो, तो थोड़ा सा इसको अगर रिलेट कर पाओ, अगर आप तो रिलेट अगर कर पाओ तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो देखो काइनेटिक फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये रहा ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस। आप एक बार देख लो इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो हमने पढ़ा उस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है, 1 या 2 मार्क्स का रहा होगा शायद, ठीक है। तो 2011 का क्वेश्चन है, अभी जो हमने पढ़ा उसी बेस्ड छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, है ना, अगर आपको आता है तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई करना, बाद में आंसर मैच करना, जिनको नहीं बनेगा वो देखो ध्यान से। हालांकि बहुत सिंपल है, करंट इन अ सर्किट फॉल्स स्टेडली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 10 मिली सेकेंड, ठीक है, 10 मिली सेकेंड, 0 टू 2 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 10 मिली सेकेंड आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इनिशियल करंट की बात करूं, आई इनिशियल करंट की बात करूं तो कितना था, स्टेडली फ्रॉम 2 एम्पियर,
ठीक है। और फाइनल करंट की बात करूं तो कितना था, 0 एम्पियर हो गया इन 10 मिली सेकेंड। टाइम क्या है, 10 मिली सेकेंड है। 10 मिली सेकेंड यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। 10 मिली सेकेंड को मैंने मिली सेकेंड में बदला। एवरेज ईएमएफ ई की वैल्यू कितना है, 200 वोल्ट। आपसे पूछा है कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी एल की वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है, एल की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो चलो इधर करो, देखो ईएमएफ इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, -L di/dt, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -L चेंज इन करंट ΔI/ΔT भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इनिशियल और फाइनल जब दे रखा है तो मैं ΔI/ΔT भी लिख सकता हूँ। दोनों फॉर्मूले में कोई खास फर्क है नहीं, मतलब दोनों का एक ही है। तो -L जो हमें फाइंड करना है, चेंज इन करंट कितना है, देखो I चेंज इन करंट मतलब I फाइनल माइनस इनिशियल, 0 - 2 कितना हो जाएगा, चेंज इन करंट -2 है। टाइम कितना है, 10 इंटू 10 टू द पावर -3, और ईएमएफ की वैल्यू 200 आपके पास दे ही रखा है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक 1 हेनरी आ जाएगा। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो L की वैल्यू 2L इज इक्वल टू आपके पास 200 इंटू 10 टू द पावर -3 आ जाएगा। L इक्वल टू 200 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 2 से 2 करोगे 100, तो देखो ये 1000, ये मतलब ये क्या आ गया, L इक्वल टू 10 टू द पावर प्लस में 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 3, यानी L इक्वल टू 10 टू द पावर 0 आ गया। किसी चीज का पावर 0 मतलब वैल्यू 1 हेनरी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना को कंप्लीट करो। अगले वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बताऊंगा। इस चैप्टर में 2 टॉपिक और रह गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस और एसी जनरेटर। तो आने वाले 2 वीडियो में मैं ये चैप्टर को खत्म कर दूंगा, उसके बाद एनसीईआरटी का डिस्कशन बचेगा, देन हम लोग एसी चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसको कंप्लीट करें और नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे आप। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के अंदर जरूर पूछना।